हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके इस पसंदीदा चैनल स्टडी ए टू जेड में। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एलपी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रश्न हमारा, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक समान चाल से गतिमान है। 3 चक्कर पूरा करने के बाद अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, यही है हमारा त्रिज्या आर है और एक समान चाल से गतिमान है। इधर ऐसे ऐसे, तो जो इसमें अभिकेंद्र बल होगा, आर त्रिज्या है, ये केंद्र की तरफ खींचेगा एफ फोर्स से। वेलोसिटी भी है, वस्तु ऐसा रोटेट हो रहा है तो हमारा बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन, वो किधर की ओर हो रहा है? इधर की ओर है, ऐसे। तो ये जो एंगल है हमारा, ये अप्रोक्स 90 के लगभग होगा। इस तरह से हमारा फोर्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। एफ क्या है? फोर्स है, वही अभिकेंद्र बल है। और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और कॉस थीटा, थीटा और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बीच का एंगल है। ये देखिए, एफ को रहने दीजिए एस, थीटा का जगह क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, फोर्स इधर लगेगा, तो ये जो हमारा इस तरह से घूमेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? यहां पे दिख रहा है इस तरह से। हमारा cos 90 का वैल्यू कितना हो जाता है? 0, यानी कि एफ एस इंटू इसका वैल्यू कितना है? 0। टोटल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 1 सेकंड में अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अधिकतम ऊंचाई से नीचे गिरते समय पहले 1/4 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखिए, यहाँ u वेग से फेंका गया, u बराबर 0 होगा। यहाँ h है, तो 1 सेकंड टाइम लग रहा है। तो पूछ रहा है कि ऊपर से जब नीचे वापस आएगा तो 1/4 सेकंड में कितना दूर तक पहुंचेगा? तो मान लीजिए कि यहां तक पहुंच रहा है। जब ऊपर गया, फिर से हमारा स्पीड 0 हो जाएगा, वेलोसिटी, और फिर यहाँ इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट होगा। ऊपर जाएगा, थोड़ा देर के लिए रुकेगा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो u बराबर फिर से 0 लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है? u इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 इंटू टी के जगह पे 1/4 प्लस 1/2 इंटू जी को ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू 1/4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0 इंटू 1/4 तो 0 प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 1/16 बराबर जी बटा 32। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? जी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r हो तो पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होगा? तो देखिए, सतह पे कितना दिया? जी दिया है। हमारे पास अगर गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण को जी मान लेते हैं। जी बराबर क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण अगर निकालेंगे तो जी एम बटा आर स्क्वायर, जहां जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है,
m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, और उसका पृथ्वी के केंद्र से दूरी। अगर उसका त्रिज्या, अगर पृथ्वी के केंद्र से सतह का दूरी कितना है, r है, यानी कि त्रिज्या जो है वही रहेगा। तो ये हमारा हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और सतह से r ऊंचाई पर बोल रहा है। तो पृथ्वी के सतह से r ऊंचाई पर गुरुत्वजनित त्वरण जी डैश मान लेते हैं। तो सतह पर होगा gm बाई आर स्क्वायर। ये है, ये अगर हमारा पृथ्वी है, इसका त्रिज्या r है, तो यहाँ पे जो हमारा g होगा वो क्या होगा, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब सतह से r दूरी पर बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा केंद्र से, r प्लस r, यानी कि 2r। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, gm बटा r प्लस r का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, gm बाई 2r स्क्वायर बराबर gm बाई 4r स्क्वायर। अगर इसको देखेंगे तो ये कितना हो जा रहा है हमारा, g के बराबर है, यानी कि g डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 g, यानी कि g का 1/4, वही हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक इतना डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। टंगस्टन आप लोग जानते हैं, बल्ब के फिलामेंट में जो लगा होता है उसी को टंगस्टन बोलते हैं। उसका इसीलिए टंगस्टन का भी होता है बल्ब का फिलामेंट में, कि उसका जो गलनांक है वो बहुत हाई होता है। तो उसका रेंज होता है गलनांक का 3300 से 3500 के बीच होता है। इसलिए उसका हम लोग बल्ब में यूज करते हैं ताकि जल्दी मेल्ट ना हो। इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 90 न्यूटन का एक असंतुलित बल कार्य कर रहा है। उसमें 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए, छोटा सा सवाल है, F कितना दिया हुआ है, 90 न्यूटन। असंतुलित बल कार्य करने का मतलब है कि अगर संतुलित बल कार्य करेगा तो उसमें तो कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। तो उसमें जब मूवमेंट नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा तो त्वरण भी नहीं होगा, तो वहां तो त्वरण की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, असंतुलित बल है, यानी कि एक तरफ से लगा रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे बढ़ रहा है, चाहे दूसरे तरफ से लगा रहे इधर पीछे खिसक रहा है। तो वही जो बल लगा रहे हैं वो हमारा दिया हुआ है। ऐसे ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है, इस पर जो बल लगा रहे हैं वो कितना है, 90 न्यूटन है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एम फाइंड करना है। तो मालूम है आप लोगों को सबको, F बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। F कितना है, 90 है, m इंटू 15 काट दीजिए, m बराबर कितना हो जाएगा, 6 kg आंसर। ये देखिए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है। सब लोग पढ़े होंगे आप लोग, राशियां दो तरह का है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो ये जो इस तरह का जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि पढ़ा हुआ सबका है, सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा है, सीखा है, लेकिन क्या है कि आदमी एग्जाम के टाइम में कैसे उसको अप्लाई करना है वो भूल जाते हैं लोग। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप क्वेश्चन को कैसे, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज आप सीख सके, और आपका जो पढ़ा हुआ चीज है वो सारा रिवाइज हो जाए। देखिए, मूल मात्रक सबको मालूम है। मूल मात्रक क्या है, मूल मात्रक का मतलब है कि वैसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि का जरूरत नहीं पड़ता है, उसी को बोलेंगे क्या, मूल मात्रक। जैसे लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, यूनिट क्या है इसका, मीटर है। उसके बाद हमारे पास है द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या है यूनिट, केजी है। उसी तरह से समय है,
सेकेंड। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब क्या है? एम्पियर। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा, इसको मोल बोला जाता है। और है ज्योति तीव्रता। तीव्रता कैंडल। कितना हो गया? 4 और 2 6। एक तो क्या बच गया? तापमान, केल्विन। ये 7 हमारे पास मूल मात्रक है। अब एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को कि हम लोग इसी से आगे जो ड्राइव करते हैं, जैसे कि त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि वेग बटा समय। तो वो क्या होगा? उसमें वेग भी आ रहा है और समय भी आ रहा है। तो वेग क्या है? वेग को अगर फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो वेग क्या है कि इकाई समय में तय की गई दूरी, उसी को चाल कहेंगे। इकाई समय जो तय की गई दूरी उसी को चाल कहेंगे। ये हमारा 7 ठो है मूल मात्रा। और कुछ और राशियां हैं, उनको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रा। उसको व्यक्त करने के लिए हमको इसी मूल मात्रा का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि चाल। चाल बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो उसमें दूरी भी आ रहा है और समय आ रहा है। दूरी के लिए क्या कहेंगे? मीटर। और सेकेंड के लिए, समय के लिए सेकेंड। तो वो क्या हो गया? चाल जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है। उस तरह से इसमें क्या है? घनत्व है। तो घनत्व क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। तो उसमें द्रव्यमान आ रहा है, आयतन आ रहा है। तो यही जो किसी राशि को व्यक्त करने के लिए अगर दूसरे राशि की जरूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न इकाई इसमें से क्या है? लंबाई। देखिए, लंबाई को मीटर में लिखते हैं, समय को सेकंड में लिखते हैं। घनत्व, घनत्व इसमें कहीं नहीं है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो वो क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्वेश्चन है 2 वोल्ट ईएमएफ, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले 5 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो देखिए, सेल को हम 2 तरह से जोड़ेंगे, समांतर और एक होता है श्रेणी और समांतर। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब कि एक सेल है, उसका ये एंड है, उसको दूसरे एंड को इससे जोड़ दिए, जो जनरली टॉर्च वगैरह में होता है। मान लीजिए इसका अगर ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस आर है, E1 ई है, आर है, इसका भी ई है और आर है। तो ये है, ये क्या हो गया? हमारा श्रेणी क्रम हो गया। तो श्रेणी क्रम में अगर हम लिखेंगे तो ये हो गया श्रेणी क्रम। जब श्रेणी क्रम में अगर हम सेल को जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य वोल्टेज क्या होगा? समतुल्य जो ईएमएफ है, वो क्या हो जाता है? एन इंटू ई। जितना सेल है उसको एक ठोका जो ईएमएफ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेल का जो वोल्टेज है और जितना सेल है। तो ये हमारा हो गया इसका समतुल्य जो वोल्टेज डिफरेंस है। और आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाता है? एन इंटू आर। 5 ठो प्रतिरोध है आर ओम का, तो 5R हो जाएगा। ये हुआ हमारा श्रेणी क्रम में, यानी कि सीरीज में। और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, यही हमारा बैटरी है, ऐसे इस तरह का रहेगा। ये हमारा डिस्टेंस है। तो ये हो गया समांतर क्रम। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे तो इसमें सबका इसमें हमारा क्या हो जाए? जो इक्विवेलेंट अगर हम वोल्टेज निकालेंगे उसका,
तो ई ही रहेगा। और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाए, आर बटा एन। वही है 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। उसी को सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है। तो ये जो सेल का हमारा क्या बोला, 2 ओम का सभी सेल है, 2 ओम 2 ओम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इस संयोजन का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी 2 ओम ही होगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है, टेस्ला। टेस्ला को टी से लिखते हैं। और ये किसका इकाई है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। हेनरी क्या है, इसको एच से लिखते हैं। किसका इकाई है, यह है विद्युत प्रेरकत्व का, प्रेरकत्व। ओम सबको मालूम है, प्रतिरोध का है। एम्पियर विद्युत धारा का। क्लियर हो गया सारा। श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के दौरान डैश रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है। देखिए इसका हम लोग अगर स्पेक्ट्रम बनाएंगे व्हाइट लाइट का, ये मान लीजिए प्रिज्म है, यहां से अगर व्हाइट लाइट ऐसे जाता है, थोड़ा सा मुड़ेगा, इसका स्पेक्ट्रम इस तरह से होगा, यहीं से थोड़ा इस तरह से रहेगा। सघन माध्यम, विकल माध्यम सघन माध्यम में जा रहा है, फिर सघन, फिर विकल माध्यम में जा रहा है, तो इस तरह से ये सब बाहर निकलेंगे ऐसे। एक दो तीन चार पाँच सात। तो देखिए भी आई बी जी वाई ओ आर सूर्य का प्रकाश है। जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने जो उसका कंस्टिट्यूएंट जो कलर है 7 कलर में बढ़ जाता है। V4 क्या हो गया, वायलेट यानी बैगनी। R4 इंडिगो मतलब आसमानी, इंडिगो। B4 ब्लू नीला। G4 ग्रीन। Y4 येलो। O4 ऑरेंज। R4 रेड। ये हमारा सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है। तो देखिए अगर प्रकीर्णन की बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा कौन मुड़ा है, हमारा वैगनी, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है। और सबसे कम कौन सा मुड़ा है, रेड। तो रेड, क्योंकि रेड का जो हमारा वेवलेंथ है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए वो ज्यादा इधर उधर, मतलब डिस्पर्सन का मतलब क्या, उसका प्रकीर्णन यानी उसका प्रसार विस्तार। अब देखे होंगे सिग्नल वगैरह में, जो ट्रेन का सिग्नल है चाहे रोड लाइट का जो सिग्नल है, तो उसमें डेंजर के लिए रेड का यूज किया जाता है, ताकि वो ज्यादा फैलता नहीं है, वो सीधा बहुत दूर तक दिखता है। धुंध कोहरा का भी मौसम है तो काफी दूर से सबसे पहले आप देखेंगे सिग्नल पोस्ट पर अगर ट्रेन लेकर के जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, रेड सिग्नल बहुत दूर से ही दिख जाता है। यही कारण है क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होने के कारण हम लोग सिग्नल वगैरह में रेड लाइट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बैगनी। अगर हम तरंग दैर्घ्य की रेड लाइट की बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य इसको कैसे लिखते हैं, लेम्डा से। अधिकतम अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, रेड का। और इसका क्या होगा, न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। प्रकीर्णन सबसे अधिक इसका हो गया और सबसे कम इसका हो गया।
तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसका स्पीड भी ज्यादा होगा, स्पीड भी मैक्सिमम होगा और इसका स्पीड मिनिमम होगा। नेक्स्ट हमारा 45 केजी द्रव्यमान का एक बड़े आकार का धातु का बक्सा लकड़ी के बने फर्श पर स्थित अवस्था में रखा है। इसे लकड़ी की सतह पर खिसकाना शुरू करने के लिए 185 न्यूटन का एक बल पर्याप्त है। तो धातु के बक्से और लकड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना होगा? ये हमारा हो गया लकड़ी और ये हो गया इस पर रखा हुआ बक्सा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम मान लीजिए कि खींच रहे हैं, इधर से हम फोर्स दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा घर्षण बल दे रहे हैं, ठीक है। फोर्स हम लगा के यहाँ पे घर्षण बल इसके सतह में काम कर रहा है। ये क्या है? छोटा एफ है घर्षण। देखिए कोई वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 45 केजी है। इसको हम इधर से फोर्स लगा करके अगर खींचेंगे तो ये जो वस्तु है ये तब तक स्थिर रहेगा कि जब तक उसका जो घर्षण का बल है उससे हम ज्यादा फोर्स न लगाते। अगर घर्षण जितना है उतना ही अगर फोर्स लगाएंगे तो वस्तु मूव ही नहीं होगा, वो स्थिर ही रहेगा। उसको खिसकने के लिए क्या जरूरी है कि जितना ये फर्श और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो घर्षण है उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वस्तु इधर खिसक जाएगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि जो किसी वस्तु के लिए जो खिसकाने के लिए जो आवश्यक बल है, यानी कि स्मॉल एफ, ये बोलिए या ये बोलिए, वो कितना है? 185 न्यूटन है। एफ बराबर हमारे पास क्या है? म्यू घर्षण गुणांक इंटू एन, नॉर्मल फोर्स, वस्तु का जो मास है। तो पर्याप्त बल कितना दिया हुआ है? 185 है, बराबर म्यू, यही निकालना है घर्षण गुणांक, और एन क्या हो जाएगा? उसका जो वस्तु का वेट है, यानी कि वेट क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। 185 बराबर क्या होगा? म्यू इंटू एम कितना है? 45 है, और जी का मान रख दीजिए 10, यानी कि घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 185 बटा 45 गुने 10। सॉल्व कर दीजिए इसको। 5 9 45, 5 3 15, 5 7 35। सैंतीस बटा 9 गुने 10, 9 से भाग देना को चौके 36, 9 फिर एक 9 बटा 10, यानी कि 0.41 आंसर हो। घर्षण गुणांक है, कोई यूनिट नहीं होता उसका, कि एफ भी फोर्स ही है और जो हमारा नॉर्मल फोर्स है एन वही फोर्स है, तो दोनों का यूनिट हमारा कट जाएगा दोनों का, तो क्या बच जाएगा? ये यूनिट लेस है जो घर्षण गुणांक है, क्योंकि वो रेशियो है दोनों का। आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.41। आई होप कि क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। आज का क्लास को इतना ही पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।